एंड वेलकम बैक टू एडुसोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज हमारी कंटिन्यू है, जिसमें आज हम बी आर अम्बेडकर को पढ़ेंगे। बी आर अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जिन्हें माना जाता है, और इनको ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इनका योगदान इतना ज़्यादा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में। जैसा कि हम जानते हैं, ये इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड हुआ करते थे। तो इनमें सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम इनके लाइफ के सारे पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि ये बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे, फिलोसोफर थे, राइटर थे, इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉलर थे, एंड एज वेल एज ये बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्मर भी थे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने अनटचेबिलिटी को और सोशल इनइक्वलिटी को इंडिया से निकालने के लिए, इंडिया के जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ से निकालने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी, और कई सारे ऐसे लॉज भी लाए, लाइक हिंदू कोड बिल लाया इन्होंने कि इनइक्वलिटी ना हो सके। एंड और फिर आर्टिकल 32 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बताया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बताया, जिसमें कई सारे रिट्स के डिस्कशंस हैं एंड सुप्रीम कोर्ट्स के डिस्कशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए अपडेट्स हो आपको मिलते रहें। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले इनके अर्ली लाइफ देख लेते हैं। तो जो ये बी आर अम्बेडकर है, इनका बर्थ होता है 14 अप्रैल को इन मऊ, मध्य प्रदेश में। इनका वो इंदौर के पास एक जगह है मऊ करके, वहाँ पे इनका बर्थ होता है 14 अप्रैल 1891 को। और इनका जो ओरिजिनल नेम हुआ करता है था, वो था भीमराव सकपाल। उनके जो फादर थे वो रामजी मालोजी सकपाल, वो सूबेदार रैंक पर थे आर्मी में। और इनके जो एंसेस्टर्स थे वो भी आर्मी में ही हुआ करते थे। मतलब एक इनके यहाँ एक लाइक चली आ रही थी, एंसेस्ट्रल एक चीज़ चली आ रही थी कि सब आर्मी में ही थे। और वो एक महार कास्ट होती है, जो कि उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि वो अनटचेबल क्लास होती थी, डिप्रेस्ड क्लास थी उस टाइम पर। तो उस कास्ट से ये बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से फ्रॉम द चाइल्डहुड इनको काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशंस देखने पड़ते हैं, लोगों द्वारा ह्यूमिलेशंस फेस करने पड़ते हैं। इन सब के बावजूद, इन डिस्क्रिमिनेशंस के बावजूद, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, इस वजह से ये हमेशा वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाई करी। इन्होंने पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद ये कोलंबिया चले जाते हैं। कोलंबिया ये जाते हैं, खुद से तो नहीं जाते, बट इनको स्कॉलरशिप मिलती है। बड़ौदा के जो गायकवाड़ रूलर होते हैं, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी होती है, जिसके बाद ये जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और फिर इन्होंने काफ़ी सारे, मतलब कई सारे कंट्रीज़ में पढ़ाई करी होती है, लाइक यूएस में पढ़ाई करी होती है, ब्रिटेन में पढ़ाई करी होती है, जर्मनी, ऐसी जगहों पर इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी होती है। तो सारी चीज़ों का इनको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाता है। एंड फिर 1917 में ये वापस आते हैं इंडिया, और पब्लिक सर्विस में एंटर हो जाते हैं, बड़ौदा के जो किंग होते हैं उनके यहाँ। क्योंकि अब उन्होंने इनको भेजा था, तो इनके लिए इन्हें कुछ तो सर्व करना ही था। इसलिए ये गायकवाड़ जो रूलर थे उनके यहाँ ये एंटर हो जाते हैं पब्लिक सर्विस में। फिर भी वहाँ पर इनको बहुत ही इल ट्रीट किया जाता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये डिप्रेस्ड क्लास से थे। जो हायर क्लास के कलीग्स थे वो काफ़ी अजीब सा इनको फील कराते थे। तो इस वजह से ये वहाँ से चले जाते हैं, और फिर अपने लीगल प्रैक्टिसेस और टीचिंग्स में थोड़ा ये आगे बढ़ते हैं। लीगल प्रैक्टिसेस यानी कि ये एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, तो उसमें थोड़ी प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, और टीचिंग लाइक प्रोफेसर का वर्क करते हैं। ये महाराष्ट्र के एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। सो ये एज अ प्रोफेसर वहाँ पे वर्क करते हैं। फिर इनको 1918 में इनको बुलाया जाता है साउथ बोरो कमेटी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1919 वाला, उसके लिए, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है इंडियंस को, कुछ लाइक राइट्स क्या देने चाहिए, इन सब के लिए इनको इनवाइट करा जाता है साउथ बोरो कमेटी में। फिर कुछ टाइम बाद जब अम्बेडकर वापस आते हैं, तो उसके बाद से इनका जो भीम राव सकपाल जो थे, उनका चेंज होता है एज बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर का इमरजेंस होता है उसके बाद, वो हम देख लेते हैं कैसे होता है। क्योंकि यही वो टाइम होता है जब ये स्टार्ट करते हैं अपना लाइक डिमांडेड, अपने डिमांड से स्टार्ट करते हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए एंड रिजर्वेशन होना चाहिए दलित्स के लिए, ऐसा सब ये इन सब चीज़ों की मांग करते हैं। एंड इन 1920 ही फाउंडेड मराठी जनरल मूक नायक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल था इनका, मूक नायक, जिसका मतलब होता है वाइस ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थे, उनका ये वाइस बन रहे थे एक तरीके से, उनकी बातें लोगों तक पहुंचा रहे थे।
एंड नेक्स्ट फिर 1924 में ये एक बहिष्कृत हितकानी सभा का की स्थापना करते हैं। ये क्या होता है कि आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन होता है एक टाइप का, जिसमें जो भी एजुकेशन वहाँ पर जो भी लोग हैं, डिप्रेस्ड लोग हैं, डाउन टोडन लोग हैं, उनके एजुकेशन और उनमें कल्चर डेवलप करने के लिए ये इसको इस्टेब्लिश करा जाता है। और फिर कुछ ही टाइम बाद ऑन 3 अप्रैल 1927 में वो लॉन्च करते हैं एक मराठी फॉरनाइटली जर्नल, जो जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे एडिटोरियल्स पब्लिश करे जाते हैं, जिसमें कि हिंदू और अपर कास्ट इन सब का बहुत ही, हिंदुइज्म एंड अपर कास्ट इन सब का बहुत ही क्रिटिसिज्म होता है। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि ये जो ब्राह्मण्स हैं उनके खिलाफ लोगों को बताया जाता है कि इन्होंने ही ये सारी चीज़ें रची हुई हैं, जो भी कास्टिज्म है इसको ये लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसमें। फिर 1927 में लॉन्च करते हैं ये एक समता सैनिक दल एंड समाज समता संघ। ये भी अनटचेबल्स के लिए ये स्टार्ट करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम थोड़ा सा महाड़ सत्याग्रह को डिस्कस कर लेते हैं। महाड़ सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अंबेडकर का इमर्जेंस होता है एट वेरी हाई लेवल। अंबेडकर एक लाइक बहुत ही बड़े लीडर हो जाते हैं, जिसके बाद से इनको माना जाने लगता है। तो ये महाड़ सत्याग्रह किया था, ये हम पहले समझते हैं। महाड़ एक जगह है इन कोलबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पे एक टैंक था, जिससे अनटचेबल्स को पानी यूज़ करने को अलाउ नहीं किया गया था। उनको बोला गया था कि ये टैंक के आसपास भी नहीं जाना है आपको। तो ये चीज़ें अंबेडकर को बहुत परेशान करती हैं, जिसकी वजह से वो एक मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, एक सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं ऑन 20 मार्च 1927 को, ताकि वहाँ जो अनटचेबल्स हैं उनको ये अधिकार मिले कि वो भी वो टैंक से पानी निकाल सकते हैं। इसीलिए सो ये जो 20 मार्च है, इसको याद रखिएगा, रिमेंबर कर रखिएगा, बिकॉज इसको सोशल एम्पावरमेंट डे के तरीके से एज ऑब्जर्व करा जाता है। और फिर ये जो मूवमेंट लॉन्च किया इन्होंने, ये इसके खिलाफ भी थे, काफ़ी सारे लोग थे, क्योंकि गांधी जी बोल रहे थे कि सत्याग्रह जो है, ये जो वर्ड है सत्याग्रह, ये हमें अपने लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। लाइक वो सिर्फ एक कास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक कम्युनिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए फॉरेन रूल के खिलाफ, ओनली एंड ओनली हमें इसे फॉरेन रूल के खिलाफ ही यूज़ करना चाहिए। हमें खुद में अपनों में फूट डालने के लिए इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। और यहीं पर ही अंबेडकर मनुस्मृति को बर्न करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि किसने मनुस्मृति को किसने बर्न करा, या फिर ऐसी चीज़ें। तो क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि ये जो मनुस्मृति है वो सैंक्शंस दे रही है अनटचेबिलिटी को, वो बोलती है कि अनटचेबिलिटी जो है वो सही है, ऐसा बोलती है, ऐसा अंबेडकर का मानना था। इस वजह से उन्होंने मनुस्मृति को बर्न कर दिया। कुछ और भी मूवमेंट्स हम देख लेते हैं जिनको अंबेडकर ने लेड किया फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। वो था 1913 में। एक कला नाम टेम्पल था नासिक में, जहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनका एंट्री अलाउड नहीं था, जिसके लिए इन्होंने मूवमेंट करा और उसके बाद उनकी एंट्री को अलाउ हुआ। एंड फिर आता है 1932 में कम्युनल अवार्ड्स। कम्युनल अवार्ड्स देखिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में अंबेडकर ने पार्ट लिया था। और वहाँ पे क्यों ये पार्ट ले रहे थे, बिकॉज इनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि लाइक कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास वाले लोग ही वोट कर सकेंगे। लाइक डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी फाइट कर रहा है, कोई भी इलेक्शन में है, लीड कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सारे जो भी कास्ट हैं, सारी कम्युनिटीज़ हैं, सब वोट कर सकते हैं। बट अभी इसमें क्या होता, सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता, ओनली डिप्रेस्ड क्लासेस अलाउ होते वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, और इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए, और वोट करने के लिए। तो ऐसे कुछ उनको थोड़ा कम्युनल अवार्ड इस वजह से उनको चाहिए था। बट क्योंकि गांधी जी ने फास्ट रखा, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बोला आमरण अनशन अनशन करने को। तो इस वजह से इनको मानना पड़ा, ये चीज़ें माननी पड़ी अम्बेडकर को। एक पूना पैक्ट हुआ 1932 में, जिसके बाद उनको रिजर्वेशन पे ही मानना पड़ा, इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अम्बेडकर रिजर्वेशन पर ही मान गए कि ठीक है, सिर्फ रिजर्वेशन मिल जाएगा, उतने से ही ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने अलग ही सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था, आमरण अनशन अपना स्टार्ट कर दिया था, फास्ट अंटिल डेथ। इस वजह से ये पूना पैक्ट करना पड़ा और उनको रिजर्वेशन लेकर ही लौटना पड़ा, इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं मेन लिटरेरी वर्क्स, क्योंकि इसके बाद हमें आइडियोलॉजीज देखनी है अम्बेडकर की, कि क्या फ़िलॉसफी थी, क्या उनका थॉट प्रोसेस था, ये देखना है। तो अगर थॉट प्रोसेस देखना है तो हम जानते हैं कि लिटरेरी वर्क्स के तरीके से हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो वर्क है, वो है मूक नायक। ये एक वीकली जर्नल था जो 1920 में आया था। फिर
क्या होता है, जनता आता है, ये भी वीकली जर्नल था, 1930 में आता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने काफ़ी बुराइयां करी हुई हैं मनुस्मृति की, और जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू कास्ट सिस्टम है, जो वर्णा सिस्टम है, इन सब का। फिर आता है द अनटचेबल्स 1948 में, अ, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में, जिसके बाद फिर इनका डेथ भी हो जाता है 1956 में ही, 4 दिसंबर को। बुद्धा एंड हिज धर्म, ये भी अम्बेडकर ने ही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम कुछ पार्टीज देख लेते हैं जिनका फॉर्मेशन अम्बेडकर ने करा हुआ था। फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लेबर क्लासेस या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस, अनटचेबल्स, इन लोगों के लिए इन्होंने ये पार्टीज की फॉर्मेशन करी हुई थी। इन 1936 एक पार्टी फॉर्म होती है, लेबर पार्टी। फिर 1942 में फॉर्म होती है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी करके। एंड फिर 1956 में रिपब्लिकन पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं। एंड इन द सेम ईयर, लाइक 1956 में ही, अम्बेडकर कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज़्म में। और इसी ईयर, इन द सेम ईयर, इनकी डेथ हो जाती है न्यू दिल्ली में ऑन 4 दिसंबर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी यही, लाइक अगर हम पूरा समअप करें जो भी चीज़ें बताई हुई हैं अम्बेडकर ने, जो भी इनके थॉट प्रोसेस थे, अगर उनको समअप करें तो ये कुछ 4 आइडियोलॉजीज़ हमें समझ में आती हैं कि अम्बेडकर की कुछ 4 आइडियोलॉजीज़ थी। सबसे पहली कि वो कास्ट सिस्टम के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हुआ करते थे। सेकंड, वो चाहते थे कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल से एबॉलिश कर दिया जाए। थर्ड, वो बहुत ही बड़े क्रिटिक थे हिंदुइज़्म के। हिंदुइज़्म में जो ये वर्ना सिस्टम है, जो ये कास्ट है, ये जो किसी को डिप्रेस्ड बनाना है, जो प्योर और इम्प्योर की बातें हैं, ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। और फिर फोर्थ पे आता है वो क्रिटिसिज्म, गांधी के भी बहुत बड़े क्रिटिक थे। और उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था, गांधी कांट बी अ सक्सेसफुल लीडर। वो गांधी जो है वो कभी एक सक्सेसफुल लीडर बन ही नहीं सकते, ना ही वो जो अपना अध्यात्म वाला हमेशा लेकर चलते हैं, ना ही वो एक आध्यात्मिक लीडर कभी भी हो सकते हैं। सो अभी तो हमें वन बाय वन अम्बेडकर की सारी आइडियोलॉजीज हम डिस्कस कर लेते हैं, और देखते हैं कि सबसे पहले कास्ट सिस्टम के बारे में अम्बेडकर क्या बोलते हैं। अम्बेडकर बोलते हैं कि इन रियलिटी हिंदुइज्म में ये सिर्फ 3 वर्णास हैं। उन 3 वर्णास को वो बोलते हैं कि ये पहले हैं ब्राह्मण, दूसरे हैं क्षत्रिय, एंड थर्ड है वैश्य। और जो फोर्थ पे सब ले आके रख रहे हैं ये शूद्रास को, ये शूद्रास कोई वर्ण नहीं है। शूद्रास क्षत्रिय थे जिनके कुछ डिफरेंसेस हो गए ब्राह्मण से, और ब्राह्मण से इनने इनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार क्या होता था, फॉर प्योरिफिकेशन होता था। जो भी जितने भी लोग जन्म होता था उनके प्योरिफिकेशन के लिए ये एक संस्कार हुआ करता था, एक रिचुअल हुआ करता था, उपनयन संस्कार। और फिर इन ब्राह्मण से ने ये संस्कार करने बंद कर दिए, इस वजह से उनको इम्प्योर माना जाने लगा, उन क्षत्रियास को। और फिर उनको एक नाम दे दिया गया शूद्रास। तो देखिए ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि सिर्फ 3 वर्णास है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो भी शूद्रास हैं या फिर जो डिप्रेस्ड है, उनको इस हिंदुइज्म से निकल जाना चाहिए, और हिंदुइज्म से निकल के उनको बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई प्योर इम्प्योर वाली बात हो ही नहीं रही है। तो वो जो एक कम्युनिटी है जहाँ पे इक्वलिटी है, वो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहाँ पे ऊंच नीच वाली कोई बात ही नहीं है। सो इस वजह से ये कास्ट सिस्टम के एक क्रिटिक बन जाते हैं। अम्बेडकर बोलता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए। वो बोलते हैं कि ये जो हिंदुइज्म है इसका तो बेस ही यही है कि प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योर, जो ब्राह्मण्स हैं वो खुद को प्योर बताते हैं और शूद्रास को इम्प्योर बताते हैं। एंड अनटचेबल्स आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, जो अनटचेबल्स है वो हिंदू सोसाइटी का पार्ट है ही नहीं। इन्हें तो ब्राह्मण्स ने फोर्स करा हुआ है कि तुम बाकी सारे कास्ट को सर्व करो, इस वजह से इन इनमें क्या होता है, इस वजह से, और बाकी सारे कास्ट का इसमें बेनिफिट है, इसलिए सारे कास्ट, बाकी दोनों जो कास्ट है, वो इनको ब्राह्मण्स को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं अम्बेडकर कि जो अनटचेबल्स हैं वो हिंदू सोसाइटी का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स द्वारा बनाए गए हैं। शूद्रास उनको बोला जाता है, ब्राह्मण्स ने बनाया है ताकि वो सारे कास्ट को सर्व कर सकें। और क्योंकि वो इन सारे कास्ट को सर्व कर रहे हैं, इसलिए ये सारे कास्ट ब्राह्मण्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा है, ठीक है, कोई तो स्लेव जैसा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एविल प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी एंडेड विदाउट एंडिंग हिंदुइज्म। देखिए वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ये वर्णा सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होगा, हिंदुइज्म ख़त्म हो जाएगा, और हिंदुइज्म ख़त्म हो जाएगा तभी जाकर ये एविल प्रैक्टिसेस ख़त्म होंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, इसलिए इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इस हिंदुइज्म से निकल ही जाना चाहिए। भक्ति सेंट्स जो थे वो भी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करा करते थे, क्योंकि
उन लोग मानते थे हिंदुइज्म में, बट वो इन सब में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने में कई सारे भक्ति सेंट्स थे जो कि इसको सपोर्ट करा करते थे। कास्ट सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिंदुइज्म। ऐसा अम्बेडकर का मानना था कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो तो हिंदुइज्म से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो कभी निकाला नहीं जा सकता, और अगर कास्ट सिस्टम निकाला नहीं जाएगा तो इनइक्वालिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट अंबेडकर और भी क्रिटिसिज्म करते हैं हिंदुइज्म का, और वो बोलते हैं ये जो हिंदुइज्म है ये तो पूरी की पूरी ब्राह्मणिज्म की हेजिमनी हो चुकी है। ब्राह्मण्स जो है उनका इस पर पूर्ण अधिकार हो चुका है, वो जिससे जो चाहते हैं वो करवाते हैं, और इंसान को सर नीचे करके, सारी कास्ट को सर नीचे करके उसका मानना पड़ता है। और ये जो हिंदुइज्म है इसमें दो बहुत बड़ी एविल्स हैं, बहुत बड़े बुराइयां हैं। सबसे पहली चीज़ तो कास्ट सिस्टम, और दूसरी एंडोगैमी। कास्ट सिस्टम तो आप समझ रहे हैं, एंडोगैमी क्या होता है? मैरिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ लोकल कम्युनिटी, लाइक एक ही क्लैन में, एक ही ट्राइब में मैरी मैरिजेस करना, ये एक इसी को ही इंडोगैमी बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू अंबेडकर इसको ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट वो बोलते हैं संस्कृताइजेशन इन हिंदुइज्म। बोलते हैं कि यहाँ पे प्योर किसे माना जाता है? लाइक कास्ट सिस्टम जो फॉलो करता हो, एंडोगैमी जो फॉलो करता हो, और जो वेजिटेरियन हो, उसे ब्राह्मण्स प्योर बना देते हैं। और बाकी सारे कास्ट, जो भी अदर कास्ट है, वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो भी ब्राह्मण्स बोल रहे हैं वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ संस्कृताइजेशन। मतलब क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ब्राह्मण जो है वो हाई, सबसे ऊपर, लाइक जो भी चार कास्ट हैं उसमें सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण है। तो उन बाकी सारे कास्ट को लग रहा है कि अगर ब्राह्मण्स ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और हम भी फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, मतलब हम ज़्यादा खुद को इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं कि हम भी उस लेवल पे हैं, ज़्यादा खुद को संस्कृत दिखा रहे हैं, संस्कार ज़्यादा है हमारे में, ऐसा हम दिखा रहे हैं। तो एक अच्छे हायरार्कियल लेवल पे हैं, इस वजह से बाकी सारे कास्ट भी ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड वो बोलता है कि हिंदुइज्म को हमें रिजेक्ट करना चाहिए, हमें हिंदुइज्म को फॉलो ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए? बिकॉज अम्बेडकर मानते हैं कि कास्ट सिस्टम और एंडोगैमी ये दोनों तो खत्म होने से रही, तो अगर हम यहीं रह जाएंगे, यही चीज़ें करते रह जाएंगे, तो हमारा कभी अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। सो हमें ब्राह्मणिज्म को, इसको ख़त्म करना चाहिए, और हमें रिजेक्ट करना चाहिए ये सारे वर्ण सिस्टम को। क्योंकि अम्बेडकर का मानना था कि जो वर्ण सिस्टम है ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट में लिखे गए हैं, बट जो कास्ट है वो रियलिटी में चले आए हैं। रियलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मान लीजिए जो भी वैदिक टाइम था उस टाइम पे डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से ये वर्णास को रखा गया था, बट आज इसकी वजह से डिवीजन ऑफ ह्यूमन बींग्स हो चुके हैं, लोगों में डिवीजन हो चुका है। इस वजह से हमें ये हिंदुइज्म को फॉलो करना बंद करना होगा। नेक्स्ट अंबेडकर कुछ मेथड्स बताते हैं अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। उसमें जो सबसे पहले बोलते हैं वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे मानते हैं, वो बोलते हैं कि एजुकेशन है। एजुकेशन को बोलते हैं, अंबेडकर बोलते हैं कि ये जो नॉलेज है उसमें एक लिबर्टिंग फोर्स होता है, वो हम लोग को जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उनसे दूर कर सकता है। और अंबेडकर का ऐसा मानना था कि जो भी अनटचेबल्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बस इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनको एजुकेशन से दूर रखा गया है, उनको कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। यही वजह है कि वो जो भी प्रोग्रेसेस हो रहे हैं उनमें पार्ट नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट वो बोलता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे उन्हें फोकस करना चाहिए, और ये जो भी उनका विलेज और कम्युनिटी वाला जो ट्रेडिशनल जॉब्स वो करते आ रहे हैं पहले से ही, उनके बंधनों से उनको छूटना चाहिए, और कुछ नए जॉब्स, नई स्किल्स, नए प्रोफेशन, या फिर उनको सिटीज़ की तरफ मूव कर देना चाहिए, ताकि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके लिए वो अपने को बेटर बना सकें। और जो ये नैरो माइंडनेस है उससे उनको खुद को दूर रखना चाहिए, और विलेजेस से उनको खुद को दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट बताते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। वो खुद को, एक जो भी अनटचेबल्स हैं वो खुद को ऑर्गेनाइज करें पॉलिटिकली, ताकि जो भी पावर हो, जो भी चीज़ें, जिस चीज़ के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक मास मूवमेंट बनाए, उसको पॉलिटिकली साथ आए, मास मूवमेंट बनाए, ताकि जिस चीज़ को वो अपोज करे, जिस चीज़ के वो अगेंस्ट बोले, वो चीज़ें, वो बातें उनकी मानी जाए। अगर आप टुकड़ों में रहोगे तो आपको कोई मानने नहीं आएगा, आपकी बातें कोई नहीं मानेगा। नेक्स्ट वो बोलता है कि कन्वर्जन करना चाहिए, कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म। सारे फॉलोअर्स को अपने वो बोलते हैं कि उनको कन्वर्ट हो जाना चाहिए बुद्धिज्म में, क्योंकि बुद्धिज्म में क्या है कि स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी पे बेस्ड चीज़ें होती हैं। वहाँ पर किसी को भी ऊंच नीच का दर्जा नहीं दिया जाता है। और ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं अम्बेडकर का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्पीच जिसे हम बोल सकते हैं, वो नासिक कॉन्फ्रेंस में 1935 में उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला कि नॉट माई चॉइस टू बॉर्न एज हिंदू, बट इट्स माई चॉइस टू नॉट टू डाई एज हिंदू। उन्होंने बोला ये मेरी चॉइस तो नहीं थी, मतलब इस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरा बर्थ किस
किस रिलीजन में हो रहा है, किस कास्ट में हो रहा है, बट मैं ये ज़रूर कंट्रोल करना चाहूँगा कि मैं डाई किस में करूँ। मैं एक हिंदू नहीं मरना चाहता, ऐसा अम्बेडकर का मानना था। और उन्होंने जो डिवाइन थ्योरी थी, लाइक जैसा कि हम पढ़ते आ रहे थे, एंशियंट टाइम के जो थिंकर्स थे वो कुछ डिवाइन थ्योरीज दिया दिया करते थे कि जो ब्रह्मा हैं उनके बॉडी पार्ट्स से निकले हुए हैं ये सारे वर्णास, लाइक माउथ से ब्राह्मण्स निकले हैं, फिर आर्म से क्षत्रिय, थाइस से वैश्य, एंड फीट से शूद्रास निकले हैं। इन सारे थ्योरीज को वो रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इक्वल हैं। और जो शूद्रास हैं, जो अनटचेबल्स हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको ये हिंदुइज्म को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी भी इक्वलिटी नहीं आ सकती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर को ऐसा माना जाता है कि वो मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बिकॉज वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। आर्टिकल 32, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जुडिशियल प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट्स को, जिसकी वजह से मीनिंगफुल बनाते हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको अम्बेडकर बोलते हैं कि जो आर्टिकल 32 है ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी आर्टिकल जो 32 है ये ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सोल ही ना रह जाए, ऐसा मानना था अम्बेडकर का। ही सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए गांधी जी को हम देख रहे थे, वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड चीज़ें बता रहे थे। अभी अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं कि वो अगेंस्ट है डिसेंट्रलाइजेशन के और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हो रही है, जो भी डिप्रेस्ड अनटचेबल ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो लोकल लेवल पर ज़्यादा हो रही हैं। जो विलेजेस हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, लाइक अनटचेबल, किसी को टैंक से पानी ना लेने देना, किसी को मंदिर में ना जाने देना, ये सारी चीज़ें लोकल लेवल पे हो रही हैं। अगर उन्हीं के पास वहीं पर सारी जो पावर है वो उसी लेवल पर चली जाएगी, तो उन लोग डोमिनेट करेंगे और फिर से और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जाएगा। इस वजह से वो बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करे और सबके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करे। फिर वो अगेंस्ट होते हैं मेजॉरिटेरियन सिंड्रोम जो होता है, लाइक जो कुछ लोग होते हैं और मेजॉरिटी हमेशा ज़रूरी नहीं, ऐसा अम्बेडकर बोलते हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो मेजॉरिटी बोल रही है वही सही हो। ऐसा भी हो सकता है जो दो लोग बोल रहे हो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो और जो मेजॉरिटी है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रही है चीज़ें। इस वजह से वो बोलते हैं कि मेजॉरिटिज्म के अगेंस्ट वो रहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को वो कुछ इस तरीके से बनाते भी हैं, मतलब ड्राफ्ट भी कुछ इस तरीके से करा हुआ है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी भी मिनॉरिटी की आवाज़ दबने न पाए। जो भी जैसा भी बोलना चाहता है वो सारी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लोग सामने रख सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके लिए बोलते हैं अम्बेडकर कि देखिए मैंने लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया है, इसकी कई सारी वजह हैं। लाइक हम सिर्फ वैल्यू पॉइंट्स ऐड करते हुए जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लोगों के बीच, गवर्नमेंट्स के बीच क्लासेस हो जाएंगे कि इसका मतलब ये होना चाहिए या फिर इसका मीनिंग ऐसा होना चाहिए, सब में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसलिए जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन सबको डिफाइन करा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट एब्सोल्यूट तरीके से डिफाइन करा गया हुआ है ताकि कोई भी डिस्प्यूट बाद में ना हो जाए। इस इन सब वजहों से जो अम्बेडकर हैं उनको मेन आर्किटेक्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड फिर नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे क्या बोलते हैं अम्बेडकर वो हम देख लेते हैं। जो अम्बेडकर है उनका कंप्लीट फेथ था डेमोक्रेसी में। उन्होंने बोला कि डिक्टेटरशिप से हो सकता है, जो डिक्टेटरशिप है उससे रिजल्ट्स क्विक आते हों, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, सारे लॉज बहुत जल्दी इन्फोर्स हो जाते हैं, लेकिन वो कोई वैलिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती उसमें। उसमें क्या बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो लिबर्टी है उसको सुपीरियर रखा जाता है। और डेमोक्रेसी में भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं अम्बेडकर, वो बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ट होती है। ही एम्पसाइज डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला कि ये जो डेमोक्रेसी है ये वे ऑफ लाइफ है एट पर्सनल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर। वो सारे स्फेयर्स में हमें डेमोक्रेसी को लागू करना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल स्फेयर में नहीं, पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक स्फेयर, सारे स्फेयर्स में हमें डेमोक्रेसी को लागू लागू करना चाहिए। इससे कि ये एक वे ऑफ लाइफ हमारा बन जाना चाहिए ताकि सबको इक्वलिटी सबको दी जा सके। एंड फिर वो बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन रेज ओनली फ्रॉम डेमोक्रेटिक सोसाइटी। देखिए जब तक हमारी सोसाइटी जो है उनमें लोगों के थॉट्स में जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक हमारा जो इंडिया है वो कभी डेमोक्रेसी को लाइक ट्रूली फॉलो नहीं कर पाएगा, डेमोक्रेसी को ट्रूली ऑपरेट भी नहीं करा जा सकता जब तक ये कास्ट जैसे हर्डल्स
हमारी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक जो स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, वो सब कभी नहीं आ पाएगी। और क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेस है वो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, यही सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से इन हर्डल्स को हमें निकालना चाहिए और एक ट्रू डेमोक्रेसी को हमें अपने कंट्री में लेके आना चाहिए, ऐसा अम्बेडकर का मानना था ऑन डेमोक्रेसी, ऐसा वो मानते थे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं अम्बेडकर। वो बोलते हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बना देना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बातें डाल देना कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है। उनको एक मॉरल तरीके से लोगों तक पहुंचाना, लोगों के जहन में वो चीज़ें उनको बताना, ये सही होता है। टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अकॉर्डिंग टू पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इससे हमें नहीं देखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, लाइक कोई मेजोरिटी है वो बोल रही है कि इसने ये अपराध नहीं किया है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जब उसके लाइक उसके जो इन्वेस्टिगेशंस करे जा रहे हैं उसके बाद उसको गलत पाया जा रहा है, तो उसे उसकी सज़ा देनी चाहिए, पनिश करना चाहिए। पब्लिक मोरालिटी हमें बेस कभी नहीं रखनी चाहिए, हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बेस्ड चीज़ें बोलनी चाहिए, और ये सेक्शन 377 में ऐसा लिखा गया है। अ मोरल कंपैशन नीडेड इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज द सेम। एक मोरल कंपास चाहिए, सॉरी ये कंपैशन नहीं है, ये कंपास है। यहाँ पर लाइक जो भी चीज़ें हो रही है उन सबको मेज़र करने के लिए एक मोरल कंपास की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया जो है वो वहाँ पे अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, लैंग्वेज के, अलग फैक्टर्स के लोग रह रहे हैं। अब उनको एक तराजू में तौलने के लिए, एक एक कंपास में लाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, वो काम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है कि वो सबको एक साथ लेके आ रहा है। सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद सबको एक जगह पे यूनाइट करके रख रहा है। अंबेडकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, बट वो कैसे चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हो, लाइक अफर्मेटिव एक्शन से हो, एक पॉजिटिव वे में हो, ना कि किसी कोई गलत अधिकार देकर किसी गलत तरीके से, ऐसे सब ना हो। सो ये स्ट्रांगली सपोर्टेड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इक्वल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने इक्वल राइट, वुमेन के इक्वल राइट्स, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स की बातें करी, सपोर्ट करा और एम्पावरमेंट के बारे में भी सोचा। इन हिंदू कोड बिल ऐसा वुमेन को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी में वुमेन के इक्वल राइट्स होते हैं। एंड वर्क ऑन लिफ्टिंग बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन, अंडरग्राउंड वर्क इन कोल माइंस, जो भी लाइक जो भी अंडरग्राउंड वर्क होते हैं या फिर कोल माइंस में वर्क होते हैं, वहाँ पर विमेंस का काम करना पहले बैन हुआ करता था। बट अम्बेडकर ने काफ़ी सारी मेहनत करी कि ये बैन हटे, और बाद में फिर ये बैन हटे भी, और वो सपोर्ट करते थे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर जो वुमेन है वो मेन के बराबर वर्क कर सकती हैं, तो उनके बराबर उनको पे भी करा जाना चाहिए, उनसे कम उनको पे नहीं करा जाना चाहिए। सो ये कुछ अम्बेडकर की आइडियोलॉजीज़ थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उन्होंने क्या कितने मूवमेंट्स करे, पार्टीज़ बनाई, कई सारे जर्नल्स निकाले, काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने देखा। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ये जो अनटचेबिलिटी है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, इनको अपलिफ्ट करा जा सकता है, या अनटचेबिलिटी को रिमूव करा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आज हमने देखी बी आर अम्बेडकर के लेक्चर में। एंड अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, आई आर की वहाँ पे हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। यहाँ पर हम इसे बंद कर रहे हैं अम्बेडकर पर ही, और नेक्स्ट हम इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टार्ट करेंगे। आई होप वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआर के लेसन्स। आईआर का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। एंड आई होप यू लाइक द प्रेजेंट वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स मिलते रहें आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।